चलिए आज मैं तैयार करूंगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चैप्टर का नाम क्या है भैया? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। सबसे पहले अगर हम मैं यहाँ पर देख रहा हूँ चैप्टर ओवरव्यू में, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देखो क्या आ रहा है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट आ रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल्स है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है। उसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड वेट ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल, जिसको हम बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। फिर से देखो भैया चैप्टर का ओवरव्यू देख लो यहाँ पर ध्यान से। चैप्टर ओवरव्यू में कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ठीक है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डेट है, उसके बाद है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल्स है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है, फिर है कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड वेट्स ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल, जिसको हम WACC के नाम से जानते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर देखो क्या लिखते हैं कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, दैट इज शेयर्स होल्डर्स, लैंडर्स एंड डेट होल्डर्स टू द बिजनेस एज अ कॉम्पनसेशन फॉर दियर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द टोटल कैपिटल। फिर से बोल देता हूँ, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, that is shareholders, lenders and debt holders to the business as a compensation for their contribution to the total capital. It is also known as a discount rate, minimum rate of return, etc. It is also known as a discount rate, minimum rate of return, etc. It can also be stated as the opportunity cost of an investment. It can also be stated as the opportunity cost of an investment. That is the rate of a return that a company would otherwise be able to earn at the same risk level as the investment that has been selected. Let's say it can also be stated as the opportunity cost of an investment, that is the rate of return that a company would otherwise be able to earn at the same risk level as the investment that has been selected। ठीक है, आगे अब हम देखते हैं भैया सोर्सेज ऑफ कैपिटल। सोर्सेज ऑफ कैपिटल में इंक्लूड इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, अदर डेट इंस्ट्रूमेंट और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो सोर्सेज ऑफ कैपिटल में क्या क्या आ जाएगा, बोलो मेरे साथ। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, अदर डेट इंस्ट्रूमेंट और लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है जी। यहाँ पर है भैया डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या लिखते हैं? एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट बोलते हैं द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन ईदर बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन ईदर बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। द कैश आउटफ्लो ऑफ एन एंटिटी टूवर्ड्स द यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल विच इज़ क्लियर एंड ऑब्वियस इन टर्म्स एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर से बोलता हूँ, क्या देख रहे हैं हम? डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यहाँ पर है एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट। लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन ईदर बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन ईदर बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। द कैश आउटफ्लो ऑफ एन एंटिटी टूवर्ड्स द यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल विच इज़ क्लियर एंड ऑब्वियस इज टर्म्ड एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ कैपिटल। On the other hand, implicit cost of capital, implicit cost is the cost which is actually not a cash outflow, but it is an opportunity loss of foregoing a better investment opportunity by choosing an alternative option। फिर से बोलता हूँ यहाँ पर, on the other hand, implicit cost is the cost which is actually not a cash outflow, but it is an opportunity loss of foregoing a better investment opportunity by choosing an alternative option। ठीक है, आगे देखते हैं भैया। तो यहाँ पे देखो क्या चार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC। उसमें क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देखो क्या क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है। एक एक करके देखते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल लिख रहे हैं द प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज पेड, द प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज पेड डिविडेंड एट अ स्पेसिफाइड रेट। ठीक है, ऑन फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फिर से बोल रहा हूँ, द प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज पेड डिविडेंड एट अ स्पेसिफाइड रेट ऑन
फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स आर नॉट मैंडेटरी बट आर गिवन प्रायोरिटीज ओवर द इक्विटी शेयर्स होल्डर्स, ठीक है जी। फिर से पढ़ता हूँ, द प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल इज पेड डिविडेंड एट अ स्पेसिफाइड रेट ऑन द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू द प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स आर नॉट मैंडेटरी बट आर गिवन प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी शेयर्स होल्डर्स, ठीक है। The payment of dividend to the preference shares holders are not charged as expenses but treated as appropriation of after tax profit, ठीक है। The payment of dividend to the preference shares holders are not charged as expenses but treated as appropriation of after tax profit, ठीक है। Hence dividend paid to preference shares holders does not reduce the tax liabilities to the company, ठीक है। Hence dividend paid to the preference shares holder does not reduce the tax liability to the company, ठीक है जी। अब यहाँ पर देखो भैया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, जहाँ पे दो चीज़ें हैं, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, दूसरी है कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। सुन लो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भैया दो चीज़ें हैं, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, ठीक है। फॉर्मूला देखते हैं इसका, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, किसकी कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, KP इज इक्वल टू PD अपॉन P0, KP इज इक्वल टू PD अपॉन P0। किसका फॉर्मूला है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की क्या कॉस्ट है, KP इज इक्वल टू PD अपॉन P0, KP इज इक्वल टू PD अपॉन P0 वियर PD क्या है, एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड, इंपॉर्टेंट वर्ड है एनुअल। PD क्या है, एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड। P0 क्या है, नेट प्रोसीड इन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। PD क्या है, एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड। PD क्या है, एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड। P0 क्या है, नेट प्रोसीड्स इन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। दूसरा क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, दूसरा है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसका क्या है भैया, KP इज इक्वल टू PD प्लस RV प्लस NP अपॉन N। अच्छा, RV प्लस NP ब्रैकेट में याद रखना, PD प्लस RV प्लस NP अपॉन N, और फिर डिनोमिनेटर में है RV प्लस NP अपॉन 2, ठीक है। PD का मतलब है एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड, PD का मतलब है एनुअल प्रेफरेंस डिविडेंड। RV है रिडम्पशन वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, RV है रिडम्पशन वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, RV है रिडम्पशन वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। NP है नेट प्रोसीड्स ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, NP है नेट प्रोसीड्स ऑन इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और N जो छोटा वाला N है उसका है लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। छोटे वाले N का क्या मतलब है, लाइफ ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। फॉर्मूला बोल देता हूँ भैया, KP, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का फॉर्मूला है KP इज इक्वल टू PD प्लस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट है RV प्लस NP अपॉन छोटा वाला N, फिर है डिनोमिनेटर में है RV प्लस NP अपॉन 2, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट देख लेते हैं। देखो कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट और कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट में भी दो चीज़ें हैं, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट और दूसरा है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट। पढ़ के देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स not redeemable during the lifetime of the company, cost of irredeemable debentures, cost of debentures not redeemable during the lifetime of the company। फॉर्मूला है इसका KD, छोटा वाला D है, KD इज इक्वल टू 1 अपॉन NP 1 माइनस T, 1 नहीं है वो I है। KD इज इक्वल टू I अपॉन NP 1 माइनस T, KD इज इक्वल टू I अपॉन NP 1 माइनस T, वियर एस KD मतलब होता है कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। KD कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स, ठीक है। I का मतलब है एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट, एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट। NP का मतलब है नेट प्रोसीड्स ऑफ डिबेंचर्स और करंट मार्केट प्राइस, NP का मतलब है नेट प्रोसीड्स ऑफ डिबेंचर्स और करंट मार्केट प्राइस। और T, छोटा वाला T का मतलब है टैक्स रेट, छोटे वाले T का मतलब क्या है, टैक्स रेट। अब हम बात करते हैं भैया कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, दूसरा क्या है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स। इसमें इफ़ द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स्ड पीरियड द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स वुड बी।
कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स बोल रहे इफ द डिबेंचर्स आर रिडीमेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ फिक्स पीरियड, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर वुड बी, कैसे निकालेंगे हम, के डी इजिकल टू, ओहो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, I1 - T प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन छोटा वाला एन, I1 - T, आई फिर ब्रैकेट में 1 - T प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन छोटा वाला एन, फिर डिनोमिनेटर में आर वी प्लस एन पी अपॉन 2, ठीक है। बहुत बड़ा फॉर्मूला भैया, इसको 4-5 बार देखना पड़ेगा। के डी इजिकल टू I1 - T प्लस आर वी माइनस एन पी अपॉन छोटा वाला एन, फिर डिनोमिनेटर में आर वी प्लस एन पी अपॉन 2। यहाँ पे आई का मतलब है इंटरेस्ट पेमेंट, आई का मतलब है इंटरेस्ट पेमेंट, आई का मतलब है इंटरेस्ट पेमेंट, एनपी मतलब है नेट प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर्स इन केस ऑफ न्यू इश्यूज ऑफ डेट और करंट मार्केट प्राइस इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग डेट। ओके, नेट प्रोसीड का मतलब है नेट प्रोसीड्स फ्रॉम डिबेंचर इन केस ऑफ अ न्यू इशू ऑफ डेट और करंट मार्केट प्राइस इन केस ऑफ एग्जिस्टिंग डेट, ठीक है। आरवी क्या है, आरवी है भैया रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर, आरवी है रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर, आरवी क्या है रिडम्पशन वैल्यू ऑफ डिबेंचर। छोटा वाला टी का मतलब है टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी, छोटा वाला टी का मतलब है टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी, छोटा वाला एन का मतलब है लाइफ ऑफ डिबेंचर, छोटा वाला एन का मतलब है लाइफ ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। अब आ जाओ भैया, अब हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न which equates the present value of expected dividends with the market share price. Cost of equity capital, cost of equity capital is the rate of return which equates the present value of expected dividends with the market share price, ठीक है। Different methods are employed to compute the cost of equity share capital which are as, देखते हैं कौन कौन से मेथड है। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के कौन कौन से मेथड है बोलो, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच, कैपिटल जिसको हम CAPM बोलते हैं, कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल। 4 बोलो मेरे साथ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल के 4 मेथड कौन कौन से हैं, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच, रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच और कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल CAPM, कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल CAPM। चलो तो लिखते हैं डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट डिविडेंड। 4 अप्रोच में से पहली वाली हम देख रहे हैं, डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट डिविडेंड। इसमें क्या है, के इज इक्वल टू डी अपॉन पी जीरो, के इज इक्वल टू डी अपॉन पी जीरो। के मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डी मतलब है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। के इज इक्वल टू डी अपॉन पी जीरो में के का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डी का मतलब है एक्सपेक्टेड डिविडेंड। इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, एक्सपेक्टेड, ठीक है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड। पी जीरो है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी, पी जीरो क्या है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी जिसको हम एक्स डिविडेंड भी बोलते हैं। पी जीरो क्या है मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी एक्स डिविडेंड, ठीक है। दूसरा आ रहा है भैया डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट ग्रोथ, पहला क्या था, पहला था डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट डिविडेंड था, ओके। और अब क्या आ रहा है, इसके बाद आ रहा है मेरे भाई, इसके बाद है डिविडेंड प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट ग्रोथ, ठीक है। इसका फॉर्मूला है के इज इक्वल टू D1 अपॉन पी जीरो प्लस छोटा वाला जी, के इज इक्वल टू D1 अपॉन पी जीरो प्लस छोटा वाला जी, वियर D1 का मतलब है D0 1 प्लस जी दैट इज नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है। D1 का मतलब है D0 1 प्लस जी दैट इज नेक्स्ट एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है। P0 का मतलब है
करंट मार्केट प्राइस पर डिविडेंड, करंट मार्केट प्राइस पर डिविडेंड। P0 का मतलब क्या है, करंट मार्केट प्राइस पर डिविडेंड, ठीक है। छोटा वाला G का मतलब है कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, छोटे वाले G का मतलब है कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। आगे अर्निंग प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट अर्निंग, अर्निंग प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट अर्निंग, अर्निंग प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट अर्निंग, ये है के इज इक्वल टू ई अपॉन पी, के इज इक्वल टू ई अपॉन पी, के इज इक्वल टू ई अपॉन पी, वियर ई का मतलब क्या है, करंट अर्निंग पर शेयर, ई का मतलब क्या है, करंट अर्निंग्स पर शेयर, और पी का मतलब है मार्केट प्राइस, मार्केट शेयर प्राइस। अर्निंग प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट अर्निंग्स, अर्निंग प्राइस अप्रोच विद कांस्टेंट अर्निंग्स, के ई इज इक्वल टू ई अपॉन पी, ई का मतलब है करंट अर्निंग्स पर शेयर, करंट अर्निंग्स पर शेयर, और पी का मतलब है मार्केट शेयर प्राइस, पी का मतलब है मार्केट शेयर प्राइस। आगे अर्निंग प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ इन अर्निंग्स, अर्निंग प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ इन अर्निंग्स, अर्निंग प्राइस अप्रोच विद ग्रोथ इन अर्निंग्स। तो के ई इज इक्वल टू ई अपॉन पी प्लस छोटा वाला जी, के ई इज इक्वल टू ई अपॉन पी प्लस छोटा वाला जी, जहाँ पर ई का मतलब है करंट अर्निंग्स पर शेयर, ई का मतलब है करंट अर्निंग्स पर शेयर, पी का मतलब है मार्केट प्राइस पर शेयर, पी का मतलब है मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस पर शेयर। जी छोटे वाले जी का मतलब है एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग्स, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अर्निंग्स, ठीक है। आ रहा समझ में? आगे बढ़ते हैं भैया। फिर आ रहा है रियलाइज यील्ड अप्रोच, रियलाइज यील्ड अप्रोच, रिया। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच the average rate of return realized in the past few years is historically regarded as expected return in the future. It computes cost of equity based on the past records of dividends actually realized by the equity shareholder, ठीक है। Realized yield approach, according to this approach the average rate of return realized in the past few years is historically regarded as expected returns in the future, ठीक है। It computes cost of equity based on the past records of dividends actually realized by the equity shareholders, ठीक है। अब हम देखते हैं कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल अप्रोच, CAPM, कैपिटल असेट्स प्राइसिंग मॉडल अप्रोच CAPM, ये क्या बोलती है, के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। यहाँ पर के ई का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, के ई का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, आर एफ का मतलब है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बीटा क्या है, बीटा कोफिशिएंट है, बीटा कोफिशिएंट, आर एम क्या है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, आर एम माइनस आर एफ क्या है, मार्केट प्रीमियम, आर एम माइनस आर एफ क्या है, मार्केट प्रीमियम। कौन सा मेथड है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल अप्रोच CAPM, के ई इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, वियर के ई का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल, आर एफ क्या है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बी बीटा कोफिशिएंट हो गया, आर एम क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, आर एम माइनस आर एफ क्या है, मार्केट प्रीमियम, आर एफ क्या था, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, आर एम क्या था, रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो, और आर एम माइनस आर एफ क्या होता है, मार्केट प्रीमियम। अब हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, सब देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, लाइक अनदर सोर्सेज ऑफ फंड रिटेन्स अर्निंग इन्वॉल्व कॉस्ट, ठीक है। इट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिविडेंड्स फॉरगॉन बाय शेयर होल्डर, cost of retained earning, like another source of fund retained earnings involve cost, it is the opportunity cost of dividends foregone by shareholders, ठीक है। in the absence of any information on personal tax, टैक्स कैसे दिखा रहे, TP से, अच्छा, in the absence of any information on personal tax, तो लिख रहे cost of retained earning, KS कैसे निकलेगा, KS is equal to cost of equity shares, okay। इन द अब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन ऑन पर्सनल टैक्स, पर्सनल टैक्स के ब्रैकेट में लिखा हुआ छोटा वाला T और P, ठीक है। कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स किसके बराबर होगा, KS किसके बराबर होने वाला है,
कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स के बराबर, के ई के बराबर। इफ़ देयर इज एनी इंफॉर्मेशन ऑन पर्सनल टैक्स मतलब टीपी, तो के एस किसके बराबर होगा, के ई माइनस टी पी के बराबर, सॉरी के एस इज इक्वल टू के ई माइनस टी पी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भैया। तो यहाँ पर देखो बीच में आपको फर्म दिख रही है, यहाँ से कैश आता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, जैसे कि रियल इस्टेट में यहाँ पर आपको शेयर्स होल्डर्स दिख रहे हैं, ऑल्टरनेटिव पे डिविडेंड टू शेयर्स होल्डर्स। और यहाँ पर क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, फाइनेंशियल एसेट, शेयर्स होल्डर्स इन्वेस्ट फॉर देमसेल्व्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद क्या आ रहा है, लास्ट ही है भैया, फिर चैप्टर खत्म हो रहा है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC, यहाँ पे बोलते हैं इट इज़ द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय ऑल कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल टेकिंग द वेट ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल टू टोटल कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल WACC क्या है, इट इज़ एन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है एक्सपेक्टेड बाय ऑल कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल टेकिंग द वेट ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ कैपिटल टू टोटल कैपिटल। ठीक है, WACC KO, ओके, WACC को हम कैसे कहते हैं, KO इज इक्वल टू परसेंटेज डेट मल्टीप्लाई बाय KD, परसेंटेज प्रेफरेंस कैपिटल मल्टीप्लाई बाय KP प्लस परसेंटेज इक्विटी कैपिटल मल्टीप्लाई बाय KE। ठीक है, अब एक आ रहा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये क्या है भाई, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये बोलते हैं इट इज़ द कॉस्ट ऑफ राइजिंग एन एडिशनल रुपी ऑफ कैपिटल। ओके, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, इट इज़ द कॉस्ट ऑफ राइजिंग एन एडिशनल रुपी ऑफ कैपिटल सिंस द कैपिटल इज रेज्ड इन सब्सटेंशियल अमाउंट इन प्रैक्टिस मार्जिनल कॉस्ट इज रेफर टू एज द कॉस्ट इनकर्ड इन राइजिंग न्यू फंड्स। ठीक है, to calculate marginal cost of capital the intended financial proportion should be applied as a weights to margin components cost. The marginal cost of capital should therefore be calculated in the composite sense. The marginal weight represent the proportion of funds the firm intends to employ. ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने आपके साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिस्कस कर लिया है। धन्यवाद।